के दादाजी का असिस्टेंट उसे फोन करके पूछते हैं वो कहाँ है और उसे वापस आने के लिए कहते हैं, पर दाइजिंग उनसे कहता है वो पहले ये पता करे कि टोंग वापस गया है या नहीं। वैसे उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ये पता करने के लिए, क्योंकि टोंग का असिस्टेंट भी एयरपोर्ट आया होता है, इसलिए वो सोच लेते हैं टोंग जरूर वापस आने वाला है। और ये बात वो दाइजिंग से भी कहते हैं। वही टोंग भी अपने असिस्टेंट से यही चेक करने के लिए भेजा होता है कि दाइजिंग वापस लौटा है या नहीं। उसे पता चलता है दाइजिंग भी नहीं गया है। तब वो अपने असिस्टेंट से कहता है अगर दाइजिंग लौटे तो उसे इमीडिएट खबर दे। फिलहाल के लिए वो सबको ये बताने के लिए कहता है कि वो वापस आ गया है, पर ऐसा क्यों कहना है वो नहीं बताता। रुआन दाइजिंग से बार बार लौट जाने के लिए कहती है, पर दाइजिंग कहता है जब तक उसकी आंखें ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसी के साथ रहेगा। ठीक होने के बाद भी अगर वो ऐसा ही चाहेगी तो वो जरूर चला जाएगा। वही दाइजिंग के दादाजी की तबीयत फिर से उसके लिए खराब होने लगती है। एजी टोंग की वापस आने की खबर सुन के उसकी ऑफिस चली आती है, पर टोंग को ना देख के वो तभी चली जाती है। सभी अपनी अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं, पर सबकी ऑर्डर्स फॉलो करते करते इस बेचारी की हालत खराब हो जाती है। आखिर सुने भी तो किसकी सुने बेचारा। डॉक्टर रुआन को चेकअप करते हैं, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आई होती है। डॉक्टर दाइजिंग से कह देते हैं वो ज्यादा उम्मीद ना रखे, अगर हो सके तो वो अपने आप को तैयार कर ले रुआन की अंधी होने की खबर सुनने के लिए। दाइजिंग डॉक्टर को पैसों की फिक्र करने से मना करता है, पर हर प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डोडो से और रहा नहीं जाता, इसीलिए वो पेरिस के लिए निकल पड़ती है। पर एयरपोर्ट पे टोंग का दोस्त भी होता है। वो अपनी शादी के सिलसिले में घर जा रहा होता है, पर डोडो से वो ये बात नहीं कहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को बिना बताए जाने के लिए गुस्सा करने लगते हैं। टोंग का दोस्त डोडो को फिर से याद दिला देता है कि उसी की वजह से इतना सब कुछ हो गया। डोडो तब रो रो के कहने लगती है उसे पता है, इसके लिए उसे अफसोस भी है। अब क्या वो उसे और भी बातें सुनाने वाला है। तब बेचारा अपना जाना भी कैंसिल कर देता है और डोडो को संभालने लगता है। अगले दिन दाइजिंग का दादाजी टोंग के ऑफिस में आते हैं ये देखने के लिए कि टोंग के एब्सेंस में ऑफिस कौन संभाल रहा है। एक्चुअली टोंग के एब्सेंस में उसकी कंपनी को हड़पने की कोशिश में लगे थे वो। वैसे उसके होने पे भी वो यही कोशिश करते रहते हैं, पर उसके ना होने पे बात और भी ज्यादा इजी हो जाती है उनके लिए। टोंग की मॉम अंदर से घबराई होती है, पर उनके सामने बहुत हिम्मत दिखाते हुए बात करती है। पर दाइजिंग के दादाजी कंपनी के हालत देख के बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। उनके जाने के बाद टोंग की मॉम उसे फोन करके अपनी तबीयत की धमकी देके उसे वापस आने के लिए कहती है। उस तरफ दाइजिंग रुआन का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, पर रुआन के पास ना ही टोंग था और ना ही उसकी आंखों की रोशनी, तो कैसे उसका मूड ठीक होता। वो दाइजिंग से ये बताने लगती है कि वो टोंग से कितना ज्यादा प्यार करती है, उसके लिए टोंग के बिना रह पाना कितना मुश्किल है, पर वो उसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती थी। इतने में टोंग ऑलरेडी रुआन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ चुका होता है और बाहर से रुआन की बातें भी सुन रहा होता है। टोंग दिल का बहुत इमोशनल होता है, इसीलिए रुआन की ये सब बातें सुन के उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। टोंग अंदर आ जाता है और थोड़ी देर बाद दाइजिंग बाहर चला जाता है। टोंग को मौका मिलता है दाइजिंग को बातें सुनाने का, धमकी देने का, तो वो भला चुप कैसे बैठता। रुआन और टोंग का ब्रेकअप पैचअप तो चलता रहता है। रुआन टोंग की भलाई के लिए चले जाने को कहती है, पर थोड़ी देर पहले रुआन के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद टोंग तो अब और भी नहीं छोड़ता रुआन को। रुआन भी फिर से टोंग की बातों पे भूल जाती है। बाद में कौन रुआन का ट्रीटमेंट करवाएगा इसको लेके दोनों में बहस चलने लगती है। टोंग कहता है रुआन जो फैसला लेगी वही वो करेगा। रुआन बाहर आके दाइजिंग से अकेले में बात करना चाहती है। रुआन दाइजिंग से कहती है वो उससे जो चाहता है, मतलब प्यार, उसे वो कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ टोंग से प्यार करती है। दाइजिंग कहता है टोंग उसे वो खुशियां नहीं दे पाएगा, वो पूरी जिंदगी रिग्रेट करेगी। रुआन कहती है वो सब उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ टोंग का साथ देना चाहती है और जितना हो सके वो उसे प्यार देना चाहती है। रुआन कहती है क्या वो दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। दाइजिंग तब हाँ कहता है और कहता है वो उसके लिए हमेशा इंतजार करेगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। रात में टोंग रुआन को लेके सैर पे निकलता है। दाइजिंग अपने शहर वापस चला आता है। उसके दादाजी उससे मिलने आते हैं। वो अपने दादाजी से कहता है वो टोंग के आने से पहले
पहले ही उसके कंपनी के सारे शेयर खरीद लेगा। अगले दिन टोंग रुआन को खाना खिलाने जाता है, पर रुआन अपने आप से खाना चाहती है क्योंकि जब वो उसके पास नहीं रहेगा तब तो उसे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे में टोंग का असिस्टेंट चला आता है। अब बेचारे को टोंग की मॉम ने जैसा बोलने को कहा होता है वो वैसा ही कहता है। वो कहता है उसकी मॉम को हार्ट अटैक हो गई थी, पर टोंग को भी पहले रुआन की बात देखना होता है, बाकी सब बाद में। उस तरफ टोंग की दीदी अपने मॉम को समझाती है उन्हें टोंग को प्यार करने की फ्रीडम देनी चाहिए, पर वो तो अपने बेटी से भी कोई एडवाइस नहीं लेना चाहती थी। दाइजिंग को अब टोंग की कंपनी के साथ साथ रुआन को भी चाहिए होता है। रुआन टोंग के असिस्टेंट से पूछती है बात क्या है। ऑब्वियसली वो नहीं बताता, पर रुआन समझती थी अगर छोटी मोटी बात होती तो वो टोंग से मिलने इतना दूर ना आता। रुआन डॉक्टर से टोंग को ये बताने के लिए कहती है कि उसकी आंखें काफी हद तक ठीक हो गई है। रुआन नहीं चाहती थी उसकी वजह से टोंग अपना काम काज छोड़ के अपनी मॉम की परवाह ना करते हुए यहाँ पे उसके पास रहे। डॉक्टर रुआन की बात मानना नहीं चाहते थे क्योंकि एक डॉक्टर अगर झूठ कहते हैं तो कोई भी उन पे भरोसा नहीं कर पाएगा, पर रुआन उनकी तरफ से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहती है। डॉक्टर के पास रुआन की रिक्वेस्ट मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि रुआन अपनी बातों से उन्हें कन्विंस कर लेती है। बाद में रुआन टोंग से आइसक्रीम ले आने के लिए कहती है ताकि इस बहाने वो टोंग के असिस्टेंट के साथ मिलके घर की चारों तरफ कहाँ क्या है, इसका क्या कलर है, वो सब अपने दिमाग में भर सके क्योंकि उसे टोंग को ये दिखाना होता है कि उसकी आंखें अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। उस तरफ दाइजिंग अपने दादाजी से ऊपर उठ के प्लान बना रहा होता है। वो तो अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए गैर कानूनी काम भी करने को तैयार था। दादाजी के असिस्टेंट उसे ये सब करने से मना करता है और उसका साथ नहीं देना चाहता है। तब दाइजिंग उन्हें जॉब से निकाल देने की धमकी देता है। रुआन टोंग के सामने बहुत कोशिश करती है अपने आप को ठीक दिखाने की, मतलब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है ये दिखाने की, पर ये काम थोड़ी ना इतना आसान था। जिसे कुछ नहीं दिखाई देता वो कैसे सब कुछ दिखने का एक्टिंग कर सकती थी। बहुत जल्द ही वो टोंग के पास पकड़ी जाती है, पर टोंग उसके विश्वास को एक्सपोज नहीं करता। वो जैसा सोच रही थी, मतलब टोंग को वो विश्वास दिला पाई है कि वो देख सकती है, इस बात को वो वैसे ही रहने देता है। टोंग का असिस्टेंट उससे माफी मांगता है। टोंग उसे फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए कहता है। उसके असिस्टेंट के पूछने पे वो कहता है अगर वो यहाँ रहेगा तो रुआन और भी ज्यादा परेशान रहेगी। इस हालत में उसे रिलैक्स रहने की जरूरत है। वो उसे डोडो के लिए टिकट के अरेंजमेंट करने को कहता है। टोंग की मॉम अपने दामाद से बात कर रही होती है। उनका दामाद भी कम नहीं जाता है, उसे तो बस बैठे बैठे ऐश करना होता है। ऐसे में टोंग की दीदी आके अपना शेयर वापस कर देती है और उसके पति को भी डिवोर्स पेपर दे देती है। वो किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। टोंग को जब पता चलता है उसकी मॉम को कुछ नहीं हुआ है, उसे वापस लाने के लिए वो उसके असिस्टेंट से झूठ बोलने के लिए कहा था, तब टोंग उस पर भड़क उठता है। बेचारा हर जगह डांट खाए फिरता है। टोंग आके अपने मॉम से हमेशा की तरह झगड़ा करने लगता है। उसकी मॉम भी हमेशा की तरह अपने जिद पे अड़ी रहती है। टोंग कंपनी को बचाने के लिए एजी से शादी को छोड़ के कोई और रास्ता ढूंढने की बात करता है। डोडो टोंग से फोन पे कहती है रुआन अपना होम टाउन जाने के लिए जिद कर रही है। वो तो ऑलरेडी टिकट भी बुक कर चुकी है, वो उससे मिलना ही नहीं चाहती है। टोंग को रुआन के पास जाना था और मीटिंग पर भी जाना था। दोनों एक साथ मैनेज करने की कोशिश तो करता है वो, पर वो जिनसे मीटिंग के लिए मिलने आया होता है वो भी उसके धैर्य का परीक्षा ले रहे होते हैं। टोंग जब जाने लगता है तब वो उससे मिलने आते हैं, पर टोंग को रुआन के पास जाना होता है। इसके लिए चाहे उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना चली जाए। रुआन कोशिश कर रही थी टोंग के जाने से पहले ही होम टाउन चले जाने की, वही डोडो कोशिश कर रही थी टोंग के आने तक रुआन को रोक के रखने की। फिर टोंग आ जाता है और रुआन से शादी की बात करते हुए उसे अपने बाहों में उठा के ले जाने लगता है। रुआन टोंग की मॉम के लिए परेशान हो रही होती है, पर टोंग उसे परेशान होने से मना करता है। वो तो अपने घर की चाबी भी रुआन के हाथों देता है और वो अपने दिल को भी रुआन से लॉक करके रखने के लिए कहता है। वो रुआन को शादी के लिए प्रपोज करता है और रुआन के हाथों में अंगूठी पहना देता है। रुआन के लिए ये पल बहुत ज्यादा खास होती है। अगले दिन एजी टोंग के ऑफिस आती है। इस बार वो शादी के लिए नहीं बल्कि टोंग के ऑफिस वाली मैटर को संभालने के लिए आती है। वो कहती है अगर वो उसके केस को सॉल्व करती है तो उसे बहुत फेम मिलेगी। बस इसी वजह से वो उसकी हेल्प करना चाहती है। एजी उसे शादी के बारे में भी भूल जाने के लिए कहती है। एजी बहुत सोच समझ के अब आगे बढ़ रही होती है।